हर जुमेरात एक फकीर आता था जो कि अंधा था, पर वो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था और मेरी आंखों की तारीफ करता था। ये देखकर मैं हैरान हो जाती थी। एक दिन फकीर का राज जानने के लिए इसका पीछा करने लगी। जैसे वो फकीर घर गया तो सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। जैसे दरवाजा बजा तो अम्मा मुझे कहने लगी कि चल जाकर दरवाजा देख कौन आया है। मैंने अम्मा को कहा कि वही फकीर होगा जो रोज इस वक्त आता है। अम्मा कहने लगी कि ऐसे नहीं कहते, कि लोग तो खुदा के पसंदीदा बंदे होते हैं और इनकी बददुआओं से डरना चाहिए। अम्मा के पर्स से 10 रुपए निकाले और मैं दरवाजे की जानिब जाने लगी। जैसे वो दरवाजा खोला तो वो फकीर हर बार की तरह इस बार भी मेरी तरफ देख रहा था और कहने लगा कि कभी 10 से ज्यादा भी दे दिया कर, तेरा क्या चाहता है। इस फकीर की बात सुनकर मैं हर बार की तरह इस बार भी आग बगोला हो गई थी। वो फकीर मुझे ऐसे देख रहा होता था जैसे सच में इसकी बेनाई ठीक है। हालांकि जब से इसने मुझे इस मोहल्ले में कदम रखा था, सब लोग जानते थे कि वो नाबीना है और वो देख नहीं सकता। वो एक लकड़ी की बैसाखी के सहारे चलता था। सब लोग इस पर तरस खाकर इसे 10 या 20 रुपए दे देते थे। मैं हैरान होती थी कि आज के जमाने में कोई भी इतने कम पैसे नहीं लेता था, पर वो फकीर वो 20 या 10 रुपए लेकर भी अगले दिन फिर से हमारे घर आ जाता था। लेकिन जब भी वो फकीर हमारे घर आता था, इसके नखरे नहीं खत्म होते थे। इसका बस चलता तो वो जायदाद में से हिस्सा भी मांग ले। इत्तेफाक की बात ये थी कि हमेशा मैं ही इस फकीर को पैसे देने जाती थी। जैसे होते थे वैसे ही इसके सामने चली जाती थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि फकीर तो अंधा है, इसमें कौन सा मैं नजर आती होंगी। पर वो फकीर मेरे आते ही मुझे ऐसे ताड़ता था जैसे वो सच में ठीक ठाक था और इसकी आंखें बिल्कुल सही सलामत हों। इसकी इस हरकत की वजह से मुझे इस फकीर पर काफी गुस्सा आता था। जब भी वो आता था मैं अम्मा को यही कहती थी कि मुझे इस फकीर को पैसे देने नहीं जाना, लेकिन अम्मा हमेशा ये बात करती थी कि वो तो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, इन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। इस तरह अल्लाह नाराज हो जाते हैं। एक शाम अम्मा बाजार गई। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं जानती थी कि वही फकीर आया होगा। मैंने दरवाजा ना खोला क्योंकि हालात भी काफी खराब थे। मेरे अलावा घर पर कोई मौजूद भी नहीं था, पर फकीर इस दरवाजे पर दस्तक देता रहा। तंग आकर मैंने भी दरवाजा खोल दिया, इससे पहले कि दरवाजा पैसे देकर वापस बंद कर दी। जब फकीर कहने लगा कि तेरी कोई दुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो, तेरी वो दुआ पूरी ही होगी। ये सोचकर पहले तो फकीर की बात को मैंने सीरियस ना लिया, लेकिन एक सोच जैसे मेरे दिल में आई तो फकीर को कहने लगी कि वो दुआ करे कि मेरी शादी मेरी पसंद की हो जाए। फकीर कहने लगा, तू फिक्र क्यों करती है, तू टेंशन ना लिया कर, तेरी शादी वहीं होगी जिधर तू चाहती है। इसकी बात सुनकर तो मेरे दिल के जख्म ताजा हो गए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि जिससे मैं मोहब्बत करती थी और जो मेरी बचपन की मोहब्बत था वो तो मुझे छोड़कर चला गया था। इसे तो मेरे से ज्यादा अपने ख्वाब अजीज थे। खाला आज तक मुझसे कहती थी कि फरहान वापस आ जाएगा, तुम इसी के इंतजार में बैठी रहो। लेकिन मैं कब तक इसकी मंग बनकर बैठी रहती, तकरीबन 7-8 साल हो गए थे मुझे, लेकिन फरहान का तो कोई अता पता नहीं था। इससे तो वापस आकर देखा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ या इसकी अम्मा कैसी हैं। वो फोन तक नहीं करता था, इसलिए अम्मा ने मेरी मंगनी फरहान से तोड़ दी थी और अब मेरा रिश्ता कहीं और तलाश करने लगी थी। पर ये तो मैं ही जानती थी कि मेरे अंदर का हाल कैसा है। मैं दिन रात फरहान को याद करके रोती रहती थी, आंसू बहाती रहती थी, क्योंकि बचपन में हमारी मंगनी हो गई थी और हमें यही पता था कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सबको मालूम था कि हमारे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन अचानक ही फरहान को क्या सूझा और इसने इतने बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए। इसके अब्बू यानी कि मेरे खालू एक आर्मी ऑफिसर थे। फरहान बचपन से ही अपने अब्बा को देखता था कि जब वो वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी पर जाते थे, खालू काफी बहादुर थे और डटकर सबका सामना करते थे। पूरे मोहल्ले में इनकी इज्जत थी क्योंकि वो फौजी जो थे। जब फरहान अपने अब्बू को देखता था तो इसके अब्बू इससे कहते थे कि तू ऐसे क्या देख रहा है मुझे, तू भी एक दिन ऐसा ही बड़ा फौजी बनेगा। फरहान फौरन कहने लगता कि नहीं अब्बा, मैं फौजी नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन फरहान के अब्बू यानी कि मेरे खालू ने शहादत नसीब फरमाई। मेरी खाला बेवा हो गई थी, लेकिन फरहान अब्बू की जिंदगी में ही
फरहान और मेरा रिश्ता तय करके गए थे। इससे सब भी यही कहते थे कि मेरी शादी फरहान से होगी, लेकिन फरहान को अपने अब्बू का जाने का इतना गम था कि अब वो यही सोचा करता था कि वो अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करेगा। इसके अब्बू यही चाहते थे कि वो आर्मी में जाए, इसलिए फरहान दिन रात मेहनत करने लगा। मैं काफी तंग आ चुकी थी क्योंकि मैंने खाला को छोड़ते हुए जाते हुए देखा था, इसलिए मैं डरती थी कि फरहान एक दिन मुझे भी इस तरह छोड़कर चला जाएगा अगर वो आर्मी में गया। पर फरहान कहता था कि अम्मा से कुछ सीखो, जो इतनी मजबूत हो गई हैं, मुझे भी इतना ही मजबूत होना चाहिए। मैं इसको साफ साफ कह देती थी कि ना, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं कि मैं फरहान को इतनी सख्त ड्यूटी करते हुए देखूं, और अपनी जान खतरे में डालते हुए देखना मेरे बस की बात नहीं। अगर वो इसे मेरी कमजोरी समझे तो मैं कमजोर ठीक हूँ। इस दिन फरहान ने किसी एक की बिना सुनी और सबको ही रोता छोड़ते हुए वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर चला गया। पीछे सब रो रहे थे, मेरी खाला का रो रो कर बुरा हाल था कि एक दिन शोहर भी ऐसे चला गया था और अब बेटा भी इसके नक्शे कदम पर चला गया है। मैं फरहान से नाराज हो गई थी कि पहले तो वो मुझसे बात कर लेता था, लेकिन जैसे अम्मा ने मेरी मंगनी तोड़ दी तो मैं फरहान से राब्ता खत्म कर चुकी थी। इसे बता चुकी थी कि अब हमारी मंजिलें अलग अलग हैं। इसे तो इसका ख्वाब मिल गया, लेकिन मेरा ख्वाब तो वो था जो कि अधूरा रह गया। मैं काफी उदास हो गई थी। अम्मा कहने लगी कि तेरे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, तो खूबसूरत है, खूबसीरत है, जवान है, तुझे कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। पर मेरा दिल कहाँ मानता था। जब भी उदास होती थी तो फरहान का वो आखिरी मैसेज पढ़ती थी जिसमें इसने साफ साफ लिखा था कि मेरी शादी इसी से होगी। मैं कभी कभी सोचती थी कि फरहान को खुद पर कितना यकीन है, कितना भरोसा है। वो इतने भरोसे से कैसे कह सकता था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। इस फकीर के आने से मेरी ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। वो मुझे रोज ये दुआ देता था कि तेरी शादी इससे होगी जिसे तू चाहती है। मैं इसकी रोज रोज की बातों से तंग आ गई थी। एक दिन फकीर को गुस्से से कह दिया कि अब वो बस कर दे और वो हमारे घर ना आया करे। पर फकीर इतना ढीठ था कि वो रोज हमारे घर आ जाता था। एक दिन तो इस फकीर ने हद कर दी थी कि जब वो कहने लगा कि मेरी आंखें काफी खूबसूरत हैं। ये बात सुनकर तो मैं इसे गालियां भी देने लगी थी कि तुझे ऐसी बातें जेब नहीं देती, तू अपनी उम्र देख और अपनी बातें देख। पर फकीर को कहाँ असर होता था। अगले दिन भी वो आ गया था। इस दिन तो मैंने दरवाजा ही न खोला, लेकिन फिर अम्मा की वही बातें सुनकर मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। मुझे मालूम हो गया था कि वो फकीर जरूर कोई भेदू है जो भेस बदलकर मुझे तंग करने आता है। मैंने जैसे अम्मा से बात कही कि मुझे तो ये फकीर फ्रॉडिया लगता है और ऐसा लगता है जैसे ये कोई लड़का है जो मुझे तंग करने रोज आ जाता है, तो अम्मा कहने लगी ऐसी बात नहीं करते, वो लोग बहुत मजबूर होते हैं, इनकी मजबूरी का ऐसा मजाक उड़ाना काफी गलत है। मैं भी अम्मा को कह देती थी कि अम्मा तू बहुत भोली है, तुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब इरादा कर चुकी थी कि इस फकीर का तो पता करना ही पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि इस फकीर का पीछा करूंगी। एक दिन जैसे ही वो फकीर दोबारा से आया तो चुपचाप इसे पैसे दिए और फिर मैं इसका पीछा करने के लिए घर से बाहर निकल गई। जैसे अम्मा ने मुझसे पूछा कि तू कहाँ जा रही है, अम्मा को बताया कि मैं सीमी के घर जा रही हूँ। अम्मा ने इजाजत दे दी, जल्दी से बाहर गई और इस फकीर का पीछा करने लगी थी। मुझे ये लगता था कि शायद वो फकीर अब दूसरों के घरों में जाकर भी पैसे लेगा, लेकिन हैरान तो मैं तब हुई जब वो फकीर तो हमारे मोहल्ले से दूर जा रहा था। अचानक ही से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे है और वो इससे पहले मुझे मुड़कर देखता। मैं झट से एक गली के अंदर चली गई। कुछ देर बाद दोबारा से मैं इसके पीछे जाने लगी थी। मैंने खुद को अच्छी तरह ढांपा हुआ था ताकि वो फकीर अगर मुझे देख भी ले तो पहचान न सके। वो शहर की जानिब जा रहा था क्योंकि वो सड़क शहर की जानिब जाती थी। अब एक कार में बैठ गया था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि फकीर तो कंगाल था और हर वक्त पैसे का रोना रोता था, तो अचानक से इस गाड़ी में कैसे बैठ सकता है। वो गाड़ी अब इस घर की तरफ मुड़ गई थी। मैंने भी एक रिक्शा कर लिया था। इस रिक्शा वाले को घर से कुछ दूर रोका था। जैसे घर के अंदर जाने लगी तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। कहने लगा कि मैं ऐसे घर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है। इसकी बात सुनकर हैरान हो गए कि भला इस फकीर का क्या काम हो सकता है। मैंने गार्ड से पूछा कि एक फकीर अंदर गया है तो इसे अंदर क्यों जाने दिया। इस पर गार्ड मेरा मजाक उड़ाने लगा कि सभी भेस बदलकर अपने मिशन पर जाते हैं, वो भी कोई होगा जो अपने मिशन से वापस आया होगा। मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर वो फकीर कौन था। अब तो ये बात और भी पक्की हो गई थी कि वो फकीर के भेस में कोई और था। मुझे इस घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलनी थी। जब भी मैं वापस चली गई थी, घर जाकर यही सोचने लगी थी। मैंने सोच लिया कि कल जैसे ही वो फकीर आएगा तो मैं इसका असली चेहरा देख लूंगी कि वो कौन था।
पर कल का दिन जैसे आया, पहली दफा इस फकीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो फकीर तो आया ही नहीं था। मुझे शाम हो गई, जब भी कोई आता तो दरवाजा खोलती, पर वो कोई और होता था। इस बात की तसल्ली थी कि मुझे इस घर का एड्रेस मालूम था। यही सोचकर मैंने फकीर का रूप लेने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा करके ही मैं इस घर तक पहुंच सकती थी। जैसे इस घर के बाहर पहुंची तो गार्ड ने मुझे भी अंदर जाने की इजाजत दे दी। मैं जैसे अंदर गई तो मेरी रूह लर्ज गई थी। वहां हर कोई आर्मी के लिबास में मौजूद था। मुझे खौफ से कपकपाहट तारी हो गई। एक आर्मी के बंदे ने मुझे जैसे देखा तो मुझ पे शक हो गया। वो मुझे बुलाने लगा, पर मैंने दौड़ लगा ली थी। अचानक ही मैं किसी से टकराई थी। जैसे मेरी नजर इस इंसान पर गई तो मेरे होश उड़ गए थे। इसने आर्मी की वर्दी पहनी थी और वह सिपाही का रूप इस पर काफी जच रहा था। सर पे कोई भेदी है जो हमारे पॉइंट पर आया है। ये कोई जासूस भी हो सकता है। किसी ने मुझे देखकर सामने खड़े फरहान से बात की, क्योंकि मेरे बाल भागने की वजह से खुल गए थे। सलमान, तुम वापस जाओ अपनी ड्यूटी पर, मैं इससे पूछगछ कर लूंगा। फरहान ने इसे सख्त लहजे में कहा तो मैं भी एकदम कांप गई थी। ये सर कहकर सलमान वहां से चला गया था, जबकि फरहान मुझे बाहर तक ले आया था कि क्या जरूरत थी ये सब करने की। फरहान मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे हम सदियों से एक साथ रहते थे। मैंने इसकी कोई बात का जवाब ना दिया, क्योंकि मुझे इस पर काफी गुस्सा था। इसने मुझे धोखे में रखा था और मुझसे भेस बदल कर मिलता था। फरहान को समझ लग गई थी कि मैं इससे नाराज हूँ। इसके बाद में बताया कि किसी मिशन की वजह से इसे भेस बदलना पड़ा था और इसलिए फकीर के रूप में इस जगह आता था। एक दिन इसके ख्याल में आया कि वो इस तरह मेरी खबर भी ले सकता है। यही सोचकर वो रोज ही मेरे घर आता रहता था। मैं फरहान को कामयाब देखकर काफी खुश हुई थी और इससे कहती थी कि सब इसे इतना याद करते हैं। इसने अगले साल सबसे मिलने का वादा किया था, क्योंकि इस बार तो इसका मिशन एक ऐसी जगह पर था जो हमारे घर से करीब थी। मुझे भी अगले साल का इंतजार था कि फरहान ने मना किया था कि ये राज मैं किसी को भी नहीं बताऊं।